जय हिंद साथियों। आज हमारा है मैथ का दूसरा प्रैक्टिस सेशन। उम्मीद है आपने पहले प्रैक्टिस सेशन को देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा इस लेक्चर के बाद। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सवाल। क्या है, एक सरलीकरण से संबंधित है। सवाल में क्या कहा गया है, यही सवाल है, इसको एक बार लिख लीजिए। 13 × 14 प्लस 25 × 14 माइनस 38 × 14 क्या है, 14 आप 2 - 7। यही सवाल है, इसको सॉल्व करना है। तरीका अलग अलग हो सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि पहले आप इन दोनों का गुणा कर दीजिए, इन दोनों गुणा, इन दोनों गुणा। किससे? बॉड मास नियम से। पहले गुणा होगा तो यहाँ गुणा हो रहा है, वहीं गुणा कर दिए। जहाँ भाग हो रहा है वहाँ भाग, यहाँ जोड़ हो रहा है वहाँ जोड़। बाद में तो यहाँ भाग तो है नहीं, नहीं तो पहले भाग होता। यहाँ भाग नहीं है, नहीं तो पहले भाग होता। उसके बाद गुणा, उसके बाद तो फिर जोड़, उसके बाद घटाना। एक ये हो सकता है। एक हो सकता है कि आप यहाँ 14, यहाँ 14, यहाँ 14, सब कॉमन है 14, तो हम पहले 14 कॉमन कर लीजिए। 13 प्लस 25 माइनस 38, हर वाला अभी रहने देते हैं, पहले अंश साल की। तो 25 और 38 को जोड़ेंगे तो ये आएगा 38। 25 और 13 को जोड़ेंगे आएगा 38। 38 में से 38 गए जीरो, 38 में से 38 गए जीरो। अब जीरो में 14 गुणा करेंगे तो ये भी आएगा जीरो, और हर से भाग देंगे जीरो तो ये भी आएगा जीरो। ये है हमारा सवाल। कैसे लगाया हमने? पहले तो अंश से 14 कॉमन कर लिया, बचा क्या? 13 प्लस 25 माइनस 38। इसको सॉल्व करेंगे, मतलब 13 25 जोड़िए, कितना आएगा? 38। 38 में से 38 गए जीरो, 38 में से 38 घटाएंगे जीरो बचेगा। और जीरो में 14 गुणा करेंगे तो जीरो, और भाग करेंगे जीरो। जीरो एक ऐसी संख्या है जिसमें किसी संख्या के यदि यदि भाग होता है या गुणा होता है तो उसका उत्तर जीरो ही आता है। चलिए, पहला सवाल था हमारा। बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल बढ़िया सवाल है। क्या है? कह रहा है, नीचे दी गई तालिका में 5 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या और खेली गई गेंदों की संख्या को दर्शाया गया है। किसका रेट, स्ट्राइक रेट सबसे अधिक है, ये हमको बताना है। स्ट्राइक रेट क्या होता है? स्ट्राइक रेट वो होता है, बनाए गए रनों की संख्या में खेली गई गेंदों की संख्या से भाग किया जाता है और 100 से गुणा कर देते हैं तो हमारा स्ट्राइक रेट आ जाता है। देखिए, अगर अगर बनाए गए रनों की संख्या को आर से और खेली गई गेंदों की संख्या को बी से डिनोट करें तो हमारा स्ट्राइक रेट कैसे निकलेगा? इस फार्मूले से। अब हमें सब में 100 से गुणा करना है, तो अभी हम 100 से गुणा नहीं करेंगे, हम केवल आर बटे बी का मान निकालेंगे। जैसे पहला है तो पी का 70/25 आएगा। दूसरा क्या आएगा? 80/60, 80/60। तीसरा है 90/50, 90/50। यस का है 110/160, और टी का है 40/40, मतलब टी का 1 आएगा। टी का मान 1 आ गया। इनका देंगे तो 25 या 75, ये अप्रॉक्स 3 के आसपास आएगा। 60 दूना 12, ये 2 से कम आएगा, मतलब 1.5 के आसपास में। अभी अप्रॉक्स निकाल लेते हैं। 50 दूना 100, अप्रॉक्स 2 के आसपास में। ये तो 1 से कम रहेगा, मतलब 0.8 के आसपास में आएगा, 0.8 के आसपास में। अब देखिए, सबसे देखिए कौन बड़ा है इसमें, यही आ रहा है 3, यही आ रहा है। इसका मतलब कौन सही है? पी सही है। ये हमारा दूसरा सवाल था। चलें तीसरे सवाल की तरफ। ये हमारा तीसरा सवाल कह रहा है, साधारण ब्याज से संबंधित है सवाल। एक बार सवाल को पढ़ लीजिए, बढ़िया सवाल है। कह रहा है, रोहन साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि ऋण पर लेता है। ब्याज दर पहले 3 वर्षों के लिए 3%, अगले 5 वर्षों के लिए 4% और अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक है। यदि वह ब्याज के रूप में 2485 का भुगतान करता है तो ऋण पर ली गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए, ऋण पर ली गई या दी गई राशि कौन सी होती है? मूलधन। मूलधन मतलब पी। हमको यही ज्ञात करना है। और हमको दिया क्या है? एसआई, मतलब सिंपल इंटरेस्ट दिया है, हमको वही ज्ञात करना है, पी। तो पी का एसआई का फार्मूला क्या होता है? एसआई बराबर, फार्मूला हमारा होता है एस आई बराबर पी आर टी बटे 100, यही सूत्र होता है, सब में लगा देंगे। कह रहा है, पहले 3 वर्षों के लिए 3%, मतलब पी तो पता नहीं है, दर 3 और वर्ष 3/100, ये एक हो गया। प्लस अगले 5 वर्षों के लिए 4%, पी आर टी बटे 100, और अगले 7 वर्षों के लिए 6%, अगले 7 वर्षों के लिए 6%।
इसी की वैल्यू कितनी दी गई है? 2485। अब ये जो 2485 दिया गया है ये पूरे का है, मतलब कि कौन कौन सा, ये 3 वर्ष, 5 वर्ष और 7 वर्ष, मतलब 7 5 12 3, 15 वर्ष के लिए कोई राशि थी जो कि ऋण पर दी गई थी। इसको सॉल्व कीजिए, उत्तर आ जाएगा P/100, 3 × 3 मतलब 9 प्लस 20 प्लस 42, 2485। देखिए ये 2 है, 2485 जोड़ लीजिए, 21 20 और 9, 20 और 9 29, 29 और 42 कितना होगा? 71। 71 P का मान कितना आ जाएगा? देखिए 100 यहाँ भाग कर रहा है ना, देखिए 100 भाग दे रहा है, उधर जाएगा गुणा करेगा, 2485। देखिए जिसको छोटे छोटे कैलकुलेशन में दिक्कत हुई, जैसे अगर कहीं रूट निकालना हुआ, रूट निकालना 169 का, कल अगर इसमें दिक्कत हो रही है या पक्षांतर करने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मैं एक दूसरा लेक्चर लेकर के आऊँगा जो कि बेसिक होगा, उसको देख लेना। अभी यहाँ के लिए जान लीजिए कि अगर ये 100 इसमें भाग दे रहा है, इस पूरे में भाग दे रहा है, तो जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो गुणा करने लगेगा। अब जब 100 2485 से गुणा करेगा तो कितना हो जाएगा? 2,48,500। देखिए P है, हमको P का वैल्यू याद करना था, तो P बराबर क्या हो जाएगा? 2485/71। ये भाग कर दीजिए, आ जाएगा, 71 से भाग कीजिए, 7 3 21, पहले 3 बार जाएगा, बचा कितना? 155, 7 5 35, देखिए 5 बार जाएगा, 3500। P की वैल्यू कितना आ गया? 3500। एक लगाने का तरीका ये है, एक एडवांस तरीका जो आपको लगाना है कहाँ? एग्जाम में। कैसे लगेगा? चलिए देखिए, हमको P ज्ञात करना है, ऋण पर दी गई राशि ज्ञात करना है। हमने कल बताया था, अगर मान लें कि हमारी जो मूल राशि थी, मतलब मूलधन कितना था, अगर हम 100 मान के लगाए थे सवाल को कल वाले लेक्चर में, तो अगर आज भी मान लें कि हमारा P कितना है? 100। P कितना है? 100। तो उस तरीके से जो पहले 3 वर्ष के लिए है उसका साधारण ब्याज कितना होगा? 9। और अगले 5 वर्ष के लिए जो 4% है 20, और अगले 7 वर्ष के लिए 6% 42। मतलब अगर हमारा P 100 होता, तो हमारा हमारा चक्रवृद्धि जो साधारण ब्याज है, हमारा साधारण ब्याज कितना आता? इतना। और इतना वैल्यू कितना दिया गया है? वास्तव में है कितना? 2485। देखिए अगर हमारा 100 होता तो हमारा साधारण ब्याज इतना आता, लेकिन हमारा ये एक्चुअल मान तो है नहीं, एक्चुअल मान हमारा साधारण ब्याज ये है, तो इसको जोड़िए, ये आएगा 71, 2485। हमको निकालना है 100 का मान, 71 का मान दिया है, 100 का मान हमको निकालना है, ये 100 P का मान निकालना है 100, तो कैसे निकलेगा? 2485 गुणे 100/71। अविभाग ने हमने दिया 35 बार गया था, तो 35 गुणे 100 कितना आएगा? यहाँ से आप इसको डायरेक्ट लगा सकते हैं। कैसे? 3 3 9, 5 20 और 6 42, इन दोनों को सबको जोड़ दीजिएगा, 71, 71 से भाग देंगे 35, 35 में सबका गुणा कर देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपको एग्जाम में लगाना है ऐसे। अब ये कब लगेगा? जब आप अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे खासा, तब। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है एक शेल्फ में सफ़ेद कवर वाली पुस्तकें और नारंगी कवर वाली पुस्तकें 12:21 के अनुपात में है। यदि नारंगी कवर वाली पुस्तकें 945 पुस्तकें हैं तो सफ़ेद कवर वाली पुस्तकों की संख्या क्या है? बढ़िया सवाल है, सवाल एक बार फिर से पढ़ लीजिए, लगाते हैं सवाल को। 2 अनुपात दिया है, एक है सफ़ेद और एक है नारंगी, दोनों का हमको अनुपात है, जैसे इससे पहले सवाल में था हमको 72 का मान दिया था और 100 का मान निकालना था, तो उसमें क्या दिया है? नारंगी यानी कि यन का मान वैसे रेशियो में है 12:21, लेकिन हमको यन का मान कितना दिया है? 945। यन का मान दिया है 945 और हमको 12 का मान निकालना है। कैसे निकलेगा? 945 गुणे 12/21, 21 चौक 84, 21 पंचे 105, 45 गुणे 12 कर दीजिए, आ जाएगा हमारा उत्तर 45 गुणे 12, 12 पंचे 60 के 0, हासिल 6, 12 चौक 48 और 6 54, 540, ये हमारा उत्तर होगा। बढ़िया सवाल था। आगे चलते हैं, फिर से एक बार सरलीकरण संबंधित। देखिए सरलीकरण से अभी हमने केवल आसान आसान सवाल दिया है जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए, फिर बाद में देख लेंगे। 15 गुणे 32 भागा 2 गुणे 5। देखिए पहले हमको पता था कि ये भागा है,
यहाँ प्लस नहीं है, नहीं तो ये सवाल लग ही नहीं पाएगा। तो ये भागा यक्स है, मतलब बटे यक्स है, पूरे के बटे यक्स है, बराबर कितना 16, है ना। अब लगाइए इसको, कैसे लगेगा, पहले यहाँ पर भाग दीजिए, 2 से 16 बार जाएगा, 16 गुणे 5 गुणे 15, यही करना है, 16 गुणे 5 गुणे 15 बटे यक्स बराबर 16, यही दिया है ना। यक्स को उधर कर दीजिए, 16 को इधर कर दीजिए, 16 गुणे 5 गुणे 15 बटे 16 बराबर यक्स। हमको ये मान निकालता, 16 16 कट जाएगा, भाग देंगे तो कट जाएगा, 15 गुणे 5 कितना है 75। सवाल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, कह रहा है यदि P का 60% बराबर Q का 6/7 है। सवाल को लगाते हैं। सवाल जैसे कह रहा है, एक तो अगर समझ में नहीं आता, अगर आपको कोई भी सवाल समझ में नहीं आता तो उसको 2-3 बार पढ़ेंगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। कैसे कह रहा है, यदि P का 60%, वैसे लिख दो, P का मतलब गुणा 60% मतलब 60/100। देखिए कहता है अगर यक्स प्रतिशत उसका मान क्या होता है, यक्स/100। कहता है 10%, उसका मान क्या आता है 10/100। अगर कहता है क्यू प्रतिशत, Q/100, ऐसे। उसी तरीके से P का 60% बराबर कितना आएगा 60/100, कितना Q का मतलब गुणा 6/7, यही दिया है, इसको सॉल्व कर लिए, P/Q का आ रहा है ना, तो P देखिए इधर गुणा कर रहा है, इधर भाग देगा, P/Q के रूप में आ जाएगा। देखिए 60 इधर गुणा कर रहा है, उधर जाएगा भाग देगा, ऐसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। 6/7 यहाँ भाग देगा, मतलब गुणे 60, यहाँ 100 उल्टा हो जाएगा, यही। अब इसको सॉल्व कर लीजिए ना, 6 से काट दीजिए, 10 बार 10 ढाई 100, मतलब 10/7। आसान सवाल था। आगे चले, देखिए कह रहा है एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, सवाल पढ़िए, एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 4 मीटर 80 सेंटीमीटर और 3 मीटर 60 सेंटीमीटर है। यहाँ देख लीजिए, जो चौड़ाई है वो केवल 4 मीटर नहीं, 4 मीटर और 80 सेंटीमीटर, 4 मीटर सेंटीमीटर मिल गया। तो उस सबसे लंबे टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कमरे के आयामों को सटीक रूप से माप सकता है। देखिए हमने कल बताया था, अगर कहीं दे रहा है बड़े से बड़ा तो उसके लिए HCF, दे रहा है छोटे से छोटा तो LCM, हमको यही करना होता है। अब कह रहा है, देखिए यहाँ लिखा तो नहीं है बड़े से बड़ा, लेकिन हमको यहाँ ध्यान दिया है सबसे लंबे टेप निकालना है, सबसे लंबा टेप मतलब बड़े से बड़ा टेप निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है, किसका 6 मीटर 4 मीटर 80 सेंटीमीटर। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.8 लिख सकते हैं, और इसको 3.6, इन्हीं तीनों का हमको LCM निकालना है। तो इसका कितना आएगा, देखिए सब दशमलव में कर दिया था, सबका दशमलव घटा दें, पहले में इसमें 10 से गुणा कर देते हैं। अभी हम अगर 10 से गुणा करेंगे तो हमको बाद में 10 से भाग करना पड़ेगा। अभी 10 से गुणा किए तो ये हो गया 60, ये हो गया 48, ये हटा दीजिए, ये हो गया 36, ये हटा दीजिए। 60 का कैसे लिखेंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20 तिया 60, 2 दूनी 4 तिया 12 चौक 48, 2 दूनी 4 9 36। अब HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन है, सब में कॉमन कौन सा है, 2 सब में कॉमन है, ये 2 सब में कॉमन है, और ये 3 सब में कॉमन है। 2 गुणे 2 गुणे 3, यही होगा इसका HCF होगा, ये होगा। लेकिन अभी हमको 10 से भाग करना है, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 हम 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 1.2। ये हमने 10 से भाग इसलिए किया क्यों, कैलकुलेशन के लिए। अब 1.2 का मतलब क्या, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा, ये सही होगा। आगे समझ में, हमने क्या किया, कह रहा है सबसे लंबे टेप, अब बड़े से बड़े के लिए हमको HCF निकालना है, हमको 6 सेंटीमीटर और 6 मीटर 4 मीटर 80 सेंटीमीटर और 3 मीटर 60 सेंटीमीटर का HCF निकालना था। तो ये दशमलव में आ रहा था, तो इसके लिए हमने पहले 10 से गुणा कर दिया। अब सही उत्तर लाने के लिए हमको तो पहले बाद में 10 से भाग करना पड़ेगा। 10 से गुणा किया 60 48 और 36, इसका HCF निकाला, आ गया 12, 10 से भाग दिया 1.2, तो 1.2 का मान क्या मतलब, क्या 1.2 का मतलब 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं, हमारा सवाल है, पढ़िए, एक आयत का परिमाप 30 सेंटीमीटर है, यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है तो विकर्ण की लंबाई, दिया क्या है सवाल में, सवाल में पहले से दे दिया है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक में
लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप के बारे में हमने पिछले वीडियो में अच्छे से बता दिया था। ये होता है परिमाप। तो इसका मान कितना दिया है 30। तो लंबाई और चौड़ाई का योग कितना हो 15। आगे पढ़िए, कह रहा है आयत की लंबाई। देखिए एक आयत बना लेते हैं। आयत ये इसके बराबर है, ये इसके समान है, यहाँ 90-90 है, मतलब ये हो गया आयत। ये हो गया इसकी लंबाई और ये चौड़ाई। समझ रहे हैं? दिया है चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी लंबाई है, यानी अगर चौड़ाई x है तो लंबाई है 2x। यहाँ रख दीजिए लंबाई कितना 2x और चौड़ाई x दोनों जोड़ेंगे 3x। 2x + x 3x बराबर 15। तो x बराबर कितना 5, x बराबर 5। इसका मतलब लंबाई जो है वो है 10 और चौड़ाई है 5। निकालना क्या है उसके विकर्ण की लंबाई, हमको डायगोनल निकालना है। डायगोनल के लिए सूत्र क्या है √ लंबाई के स्क्वायर मतलब 25 प्लस इसका स्क्वायर 100। 125 का रूट निकालिए, कैसे निकलेगा 125 का। तो 125 को लिखते हैं 25 × 5, 25 × 5 = 125। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 25 का रूट निकालिए 5√5, ये उसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। हमारा अगला सवाल है P अकेले किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, Q उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है और R अकेले उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। वे साथ मिलकर कार्य पूरा करते हैं और RS 300 कमाते हैं। इसमें R का हिस्सा कितना है, हमारे ये सवाल है। देखिए P 10 दिन में कर सकता है। देखिए पहले एक बार लगा देते हैं, इसको फिर समझाते हैं। मान लीजिए कोई काम है, मान लीजिए हमारा इतना बड़ा काम है। अब अगर P करता है, इसको P यहाँ लिखते हैं, P अगर करता है तो 10 दिन में करता है। अगर इसी काम को Q करता है तो 15 दिन में करता है। अगर इसी काम को R करता है तो 12 दिनों में करता है। एक बात बताओ, इस काम को हम कितना मान लें कि 10 से 15 से 12 से कट जाए, जिससे हमें दिक्कत ना परेशानी ना हो। तो इसका एलसीएम एक बार कितना मान लें, हम मान लेते हैं। देखिए एलसीएम निकाल लीजिए इसका, 5 × 2 5 × 3 4 × 3। तो 3 × 4 5 2 10 10 चौक, यहाँ 2 है, इसको 2 हटा दीजिए, इसको 3 हटा दीजिए, इसको 5 हटा दीजिए। 5 × 20 यहाँ 60। इसको मान लेते हैं ये काम है 60। ये कितना काम है 60। इसको 120 मान लीजिए। 60 का कोई गुणक मानेंगे तो भाग तो जाएगा, हमारा सवाल भी लग जाएगा। हम इसको 60 मान लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई 60 यूनिट का काम है। अगर वो P करता है तो 10 दिन में कर सकता है। मतलब वो एक दिन में कितना काम किया, हमको 60 काम करना था, एक दिन में 10 किया, तो अगले दिन भी 10, फिर 10, फिर 10, मतलब ये 6 दिन में काम खत्म कर देगा। ये 6 दिन लगाएगा। 15 के हिसाब से जब Q करेगा तो कितना दिन लगाएगा 4 दिन लगाएगा। मतलब एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा। जब 15 दिन में ख़त्म करता है तो इसका मतलब वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। अगर 12 ये दिन में ख़त्म करता है तो इसका मतलब वो एक दिन में 5 यूनिट काम करता है। फिर से समझिए इसको। मान लेते हैं कि कोई काम, ये 60 यूनिट काम था। काम कैसे माने हम इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम ना लेकर के आप इनका गुणा कर लेंगे तो भी हमारा सवाल आ जाएगा। भाग देने में कठिनाई ना हो इसलिए हमने एलसीएम ले लिया है इसका। अब देखिए P 10 दिन में करता था, P 10 दिन में करता था, इसका मतलब है कि वो एक दिन में 6 यूनिट करता था, तब वो 10 दिन में ख़त्म हो गया। Q 15 दिन में, इसका मतलब एक दिन में 4 करता था, तब वो ख़त्म हुआ। इस तरीके से R इनके काम का रेशियो है। अच्छा एक बात बताओ, कह रहा है RS 300 कमाते हैं तो इसमें R का हिस्सा कितना है। ये एक दिन में 6 काम करेगा, एक दिन में 4, एक दिन में 5, तो पैसा भी तो इसी हिसाब से लेगा। इसका मतलब टोटल हुआ है 3000 रुपया। तो 6 4 10 5 15, 15 का मान दिया है कितना 3000। तो हमको किसका निकालना है R का। R का है कितना 5, 15 दूनी 30, 5 दूनी 10, 1000। इसका मतलब इसका 1000 रुपया होता है। ये हमारा सही है। देखिए जो ज़्यादा काम करेगा वो पैसा भी ज़्यादा लेगा, जो कम काम करेगा वो पैसा भी कम लेगा। अब ये 5 काम, देखिए ये 6 काम करता था, ये 4, ये 5। इस तरीके से आप सवाल को एक बार फिर से देखिए, अगर नहीं समझ में आएगा फिर से देखेंगे आपका लग जाएगा सवाल। आगे चलें। चलिए,
कह रहा है एक व्यापारी RS 30 पर केजी मूल्य वाले 20 किलो चावल को दूसरी किस्म के 30 पर केजी मूल्य वाले 20 किलो चावल के साथ मिलाता है, मिश्रण को 33 रुपये पर केजी पर बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए यहाँ मिश्रण एलिगेशन का कॉन्सेप्ट लगेगा। देखिए ये है 30 पर केजी 20 किलो और ये है 30 पर केजी मूल्य, दोनों का समान है, दोनों का समान है, कोई बात नहीं। अगर दोनों का समान है यार तो मिश्रण क्या मतलब वो 30 रुपये के हिसाब से, वो 30 रुपये के हिसाब से बेच रहा है और 33 रुपये के हिसाब से बेच, देखिए इस 30 रुपये के हिसाब से वो खरीद रहा है और बेच रहा है 33 के हिसाब से। ये आपको केवल डराने के लिए लिखा गया है। 30 के हिसाब से खरीद रहा है, 33 के हिसाब से बेच रहा है, फायदा कितना 3 का, किस पर 30 पर गुणे 100, 3 दहामा 30 यानी कि 10%, इसका सही उत्तर होगा। अगर हमने सवाल को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। एक व्यापारी RS 30 पर केजी मूल्य वाले 20 किलो चावल को दूसरी किस्म के 30 पर केजी वाले मूल्य वाले 20 किलो चावल के साथ मिला देता है, मिश्रण को 33 पर केजी वाले मूल्य के साथ बेचता है, उसका लाभ। देखिए थोड़ा असली दिमाग लगाइए कि अब ये किलो वोलो को साइड में कर दिए, जैसे 30 रुपये के हिसाब से आपने कितना भी खरीद लिया, उसको 33 के हिसाब से बेच दिया, फायदा कितना 3 रुपये का, 3 रुपये का फायदा, 30 के हिसाब से 10% आपका प्रॉफिट हुआ। आगे चलते हैं। यह है शिवम ने 2 घड़ियाँ खरीदी, पहली 12,000 में और दूसरी 16,000 में। उसने दोनों घड़ियाँ बेच दी, पहली 10% के लाभ पर और दूसरी 10% की हानि पर, कुल लाभ कितना। देखिए कई बार क्या कहते हैं लोग कि अगर कोई चीज़ 10% लाभ पर खरीदा है और 10% लाभ पर बेच रहा है तो उसका एक्चुअल लाभ या हानि कितना होता है परसेंट में, x²/100, यही मान लेते हैं। यहाँ पर देखिए यह सही है, मैं इसको नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लगेगा नहीं। अगर इससे लगाएंगे तो आपका सवाल गलत है। तो कैसे लगेगा, एकदम बेसिक से लगा देते हैं। देखिए 12,000 में खरीदा ना, 12,000 में खरीदा, 10% लाभ पर बेचा, इसका 10% लाभ मतलब 10 पीस खरीदा, 11 में बेच दिया, 11/10 प्लस कह रहा है 16,000, 16,000 में दूसरा खरीदा था और इसको 10% की हानि, 10% की हानि का मतलब होता है 1/10, यानी कि 10 में खरीदा और 9 में बेचा, तो 10/9। यही अगर हम सॉल्व करेंगे हमारा उत्तर अलग जाएगा। एक तो ये तरीका है कैलकुलेटिव वाला, एक दूसरा तरीका है, सुनिए। दूसरा तरीका क्या होगा, कलर चेंज कर लो दूसरे तरीका के लिए। देखिए 10% लाभ पर बेचा मतलब 10 का चीज़ 11 में बेचा, 10% हानि पर बेचा मतलब 10 का चीज़ 9 में बेचा, ये तो ठीक है ना। अब पहला था 12,000, इसका मतलब 12 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 12 से गुणा कर दीजिए। ये था 16,000, इसको 16 से गुणा कर दीजिए, इसको भी 16 से गुणा कर दीजिए। ये आपका है CP, ये है SP, आराम सवाल लग जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए इसका, बाकी इसका हम बता देते हैं। देखिए 120 और 160 कितना हो गया 280, ये हो जाएगा 132 और 144, 4 2 6 4 3 7 और 276, 4 रुपये का घाटा हो रहा है। 4 रुपये का घाटा किस पर हो रहा है, CP पर, यानी कि 280 पर गुणे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, इससे ये कट गया, 7 चौक 28, कितना आएगा 7 से भाग देंगे जब। देखिए कुल लाभ यानी कुल हानि निकालना है हमको, कुल लाभ हानि निकालना है, उसको कितने रुपए की हानि लाभ हुई है, कितने रुपए की हानि। कोई बात नहीं, हम इसको नहीं करेंगे, तब हम इसको रेशियो निकाल लेते हैं। कुल लाभ या हानि निकालना था। देखिए 12,000 और 16,000 कितना हो गया, 12 और 16 28,000, 28,000, 280 है, मतलब 100 से गुणा करना है, केवल 100 से गुणा कर दीजिए। 28,000 इतना हो गया, ये मैं खरीदा था, इसमें बेच दिया, मतलब ये हो गया CP, ये हो गया SP, इसी का डिफरेंस निकाल दीजिए। 28,000 में से 27,600 घटा देंगे, कितना आएगा 400 रुपये का हानि हुआ। देखिए सवाल बढ़िया था,
लाभ हानि का कैसे लगाएंगे? देखिए एक तरीका ये है आपका, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है। प्रैक्टिस रहेगी तो दूसरा तरीका सबसे सही है, बाकी अगर नहीं प्रैक्टिस है तो पहला तरीका लगाइए। कह रहा है 12,000 में खरीदा और 10% लाभ पर बेचे। 10% लाभ का मतलब है 10% लाभ, यानी कि ये 10 में खरीदी तो 11 में बेचे, यानी कि 11/10। देखिए लाभ का एक फार्मूला, बेसिक फार्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या, विक्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य सीपी, यही होता है। और विक्रय मूल्य क्या होता है, सीपी प्लस पी, ये होता है विक्रय मूल्य। मतलब क्रय मूल्य मान लीजिए लाभ जितना, क्रय मूल्य 10 लाभ हो तो इस तरीके से समझ जाइएगा इसको। 12,000 गुणे 11/10, 16,000 गुणे 10/9। इसको सॉल्व करेंगे तो भी, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारा, एसपी आएगा। एसपी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एसपी आएगा, और सीपी मतलब 12,000 और 16,000 में से घटा देंगे जो यहाँ आएगा, तो हमारा उत्तर सही आ जाएगा। दूसरा तरीका ये है, जैसे हमने कल भी एक सवाल में लगाया था इसको, कि अगर 10 रुपये की चीज़ 11 में बेचा, 10 रुपये की चीज़ 9 में बेचा। पहला था 12 में, मतलब 12 के सापेक्ष, तो 12 से हमने गुणा कर दिया, नीचे 16 से हमने 16 से गुणा कर दिया। हमारा सीपी आया 2800, और एक्चुअल में हमारा सीपी कितना था 28,000, तो हमने 100 से गुणा कर दिया, इसको 28,000 बना लिया, और यहाँ से गया 27,600, इसको घटा दिया, हमारा एक्चुअल में लाभ हानि निकल गया। ये क्या है, 28,000 क्या है सीपी, और ये है एसपी। कम है, हमारा हानि हुआ, तो 400। सवाल समझ में आ गया होगा, नहीं आया है तो कमेंट कर दीजिएगा, एक बार फिर से बताएंगे। और क्या अगले वीडियो में हमारा 12वां प्रश्न क्या है, एक बार पढ़िए। क्या है, एक कार क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से 2 किलोमीटर की 3 क्रमिक दूरियां तय करती है। कार की औसत चाल। ये सवाल आसान तो है नहीं, लेकिन फिर भी लगाते हैं। औसत चाल क्या होता है, औसत चाल बराबर कुल दूरी, दूरी लिखा है ये, बटे कुल समय, यही होता है औसत, एवरेज चाल। एवरेज चाल का फार्मूला है, कुल दूरी कितना है, 2 किलोमीटर की 3 क्रमिक दूरियां तय करता है वो। लगाइए इसको, मतलब पहले 2 किलोमीटर गया, फिर 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, मतलब 6 किलोमीटर। और कुल समय, समय बराबर, अब देखिए समय तो दिया नहीं, हमको समय निकालना पड़ेगा। समय बराबर, समय का सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर गया किसके सापेक्ष, 20 के हिसाब से, प्लस दूसरा 2 किलोमीटर गया किसके, 40 से, प्लस 2 किलोमीटर गया किससे, 60 की स्पीड से। देखिए इसको समझिए, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है एवरेज चाल, औसत चाल। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, कह रहा है 2 किलोमीटर की 3 क्रमिक दूरी, यानी कि 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर 2 किलोमीटर, यानी कि कुल हो गया 6 किलोमीटर, कुल हो गया 6 किलोमीटर। हमको समय निकालना है, तो अगर वो 20 की स्पीड से गया है 2 किलोमीटर तक, तो उसका समय दूसरा आएगा, इसका समय दूसरा, इसका समय दूसरा, इस तरीके से। अब इसको सबको भाग कीजिए, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसको लगाइए, कैसे आएगा, 6 बटे, इसको सॉल्व कीजिए, 120, तो गुणे 6 दूनी 12, इसका एलसीएम कितना आएगा 120, एक बार लिख लेते हैं 120, इसमें से भाग दीजिए, कितना बार आएगा 6, 6 दूनी 12, प्लस 4 तिया 12, 3 दूनी 6, प्लस 6 दूनी 12, 2 दूनी 4। कैसे हुआ, जब भिन्न के सवाल को सॉल्व किया जाता है तो एक तो होता है तिरछा गुणा, एक होता है लासा निकाल कर। तो इसका लासा निकाला, लासा कितना आएगा 120 हमने मान लिया, फिर अब इससे इसमें भाग देंगे, कितना बार गया 6 बार। अब ये जो 6 बार गया है ना, इसको 6 को इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 6 दूनी 12, फिर ऐसे इसमें भाग दिया 4 से 3 बार, तो 4 तिया 12, फिर हमने 3 से इसमें गुणा किया, 6 दूनी 12, 2 से गया 4,
इस तरीके से ये सवाल ऐसे लगते हैं। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। अब ये है अंश और ये है हर। अब ये कैसे होगा, 6/1 गुणे 120 बटा 6 4 10 12 10 22। इसे सॉल्व कर लीजिए। 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 12 तिया 36, 360 भागा 11, 11 तिया 33, 3 0 11 दूनी 22, 32 पॉइंट समथिंग हमारा यही सही होगा। सवाल समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कथन बताना है। एक बार सवाल पढ़ लीजिए आप। यहाँ लिखा है सेल्स, ये लिखा है सेल्स, क्या लिखा है, SALES, यहाँ सेल्स लिखा है, बाकी सब कुछ डिविजिबल होगा। कह रहा है वृत्तखंड A और C द्वारा मिलाकर बनाया गया केंद्रीय कोण 156.6 डिग्री है। वृत्तखंड B, D और F द्वारा मिलाकर बनाया गया केंद्रीय कोण 180 डिग्री है। तो इसमें से कौन सा कथन सही है, बताइए कौन सा कथन सही है। तो A और C द्वारा मिलाकर बनाया गया केंद्रीय कोण 156.6 डिग्री है। देखिए यहाँ इसमें क्या गया है, मतलब 360 डिग्री बराबर 100%। इसको जोड़ेंगे ना तो 100 ही आएगा, ये 100 ही आएगा, हमको पता है, हमको नहीं है, होता ही ऐसे। 100 डिग्री आया तो प्रतिशत बराबर कितना, 360/100 डिग्री, यही होता है। ए और सी कितना कितना होना है, ये है ए, ब्लू वाला ए, और सी ये हो गया 16 और 36 46, मतलब 46% बराबर 360/100 गुणे 46। देखिए प्रतिशत बराबर 360/100 डिग्री, प्रतिशत को हमको डिग्री में चेंज करना है, तो यहाँ प्रतिशत था ना, तो 46 गुणे इस प्रतिशत का वैल्यू हमने रख दिया यहाँ से। एक बार फिर से लिख देते हैं, क्या लिखा था, 360/100 डिग्री। समझ गया ना ये कैसे लिखा हमने 46%। ये पहला तथ्य। दूसरा क्या है, बी डी और एफ। बी के मान 24, बी के मान 24, 24 5 29, 29 और 21 29, 50% का मतलब 180 होना चाहिए। तो ये दूसरा तो सही है। 50% का मान 180 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। देखिए 100% का मान कितना है, 360, तो 50 का आधा हो जाएगा 180। दूसरा तो सही है, एक बार पहला चेक कर लेते हैं। पहला कैसे चेक करेंगे, इसको गुणा कर लिए, यहाँ से इसको काट दीजिए, 36 + 46 कीजिए, लास्ट में 6 36, यही सही ही आएगा, दूसरा भी सही है। देखिए 36 गुणे 40, 36 6 हासिल 3, 6 3 18, 6 3 18 19 20 21, 6 4 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 2 14, 6 5 24, 6 6 हासिल 3, 6 3 18 19 20 21, नहीं सही है भाई, 156.6 आएगा, नहीं सही है। दूसरा, पहला नहीं सही है। देखिए 156 नहीं, 165 आएगा, दूसरा नहीं सही है, पहला सही है। आगे चलते हैं। तो इसमें सही कौन सा होगा, अभी हमने सही नहीं टिक किया, सही कौन सा होगा, केवल एक सही, केवल एक नहीं, केवल 2 सही है, ये सही होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा, पढ़िए एक बार। पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 7:3 है। 200 केजी पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी। चलिए लगाते हैं इसको। कह रहा है तांबे और जस्ते का अनुपात 7:3 है। यहाँ थोड़ा गायब हो गया, ये 160 लिखा है, मतलब कोई पात्र है, इसमें जो तांबा है वो है 7 और जो जस्ता है वो है 3। अगर 200 केजी को हमको बांटना है, 200 में तांबे की मात्रा निकालनी है, तो तांबा कितना है, तांबा है 7 और टोटल कितना है, टोटली कितना था 10, हमने कल इसको बताया था। 10 से भाग देंगे, 10 9 20, 7 9 14, 140 केजी। आसान था। कैसे, तांबे जस्ते का रेशियो दिया है किसी पात्र में, देखिए तांबा है 7, जस्ता है 3 और तब टोटल कितना हो जाएगा 10। अगर टोटल 10 है तो तांबे की मात्रा निकालना है, 200 गुणे 7/10 कर देंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा 140। आगे चलते हैं।
कह रहा है 103 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। कैसे लगेगा ये? 1.3 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलें। कैसे? देखिए 1.3 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब यहाँ है किलोमीटर प्रति घंटा, यही है। हमको इसको किस में बदलना है? मीटर प्रति सेकंड में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और सेकंड में बदलना है, तो 1 घंटे में 36 गुणे 36, यही होगा। ओह सॉरी, 36 गुणे 36 नहीं, ये होगा 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, 1.3। यही हमको सॉल्व करना, हमारा उत्तर आ जाएगा। कर लीजिए, इतने काट दीजिए। 1000 होता है ना ये, तो 2 कट जाएगा, बचेगा 10 गुणे 1.3, मतलब हो जाएगा 13/36। 13/36 हमारा सही है। कैसा लगा आज का पहला प्रैक्टिस सेशन? उम्मीद है आपको सबको पसंद आया होगा। देखिए, अगर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपने पहला नहीं देखा है तो पहले को देख लीजिए। चलिए, धन्यवाद साथियों।